सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, फैराडे ने ही बताया था। तो इसको डिस्कस करते हैं, और इस बार एक क्वेश्चन भी इस पे आया था। लिखिए कि लाइन लिखिए, when same amount when same quantity कर लो, when same quantity of electricity is passed, when same quantity of electricity is passed through solutions of different, when same quantity of electricity is passed through solutions of different electrolytic या different electrolyte कर लो, different electrolyte for same times, when same quantity of electricity is passed through solutions of different electrolyte for same times, different electrolyte for same time, कामा लगाओ, then mass deposited on different electrodes, then mass deposited on different electrodes are directly proportional, different electrodes are directly proportional to their equivalents, then mass deposited on different electrode are directly proportional to their equivalent। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपके अलग अलग जो है एक रॉड ये है और एक रॉड ये है। मान लो ये आपने बनाया तो ये ए है, दूसरा आपने डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लिया और एक एनोड और एक कैथोड होगा। ये आपने अलग जो है फिर आप इलेक्ट्रोलाइट्स लिया, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और एक एनोड है और एक कैथोड है। इसे करेंगे क्या, जब तक इसे कंप्लीट करना है तो इसको कंप्लीट जोड़ दो, तो आपने कंप्लीट जोड़ दिया, इसे आपने कंप्लीट जोड़ दिया। और इसे जो है अगर इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो आपको मैंने पढ़ाया था कि इसे कंप्लीट करने के लिए किसी आपको करंट पास करना है तो जोड़ दिया, ये कंप्लीट हो गया। इधर से करंट पास होगी, ये डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये मान लो बी है, ये सी है, इन सब में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट पड़े होंगे। समझ में आ रहा ना, अलग अलग। जैसे मान लो इसमें NaCl है तो उसमें KCl होगा, MgCl2, यानी अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और इलेक्ट्रोलाइट आप समझ चुके हैं, इलेक्ट्रोवायलेंट लिंकेज होना चाहिए या फिर जो है स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, इसमें पड़े हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट है। अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है तो अगर आप यहाँ से करंट पास करेंगे तो जितना करंट इसमें आएगी सब में क्या रहेगा, सब में सेम जाएगी, ऐसे सब में सेम जाएगी, यानी करंट तो सेम जाएगा। तो करंट सेम जाएगा। या अगर आप चार्ज भेजते हैं, कूलाम भेजते हैं, तो सब में सेम जाएगी। और कोई टाइम तो होना चाहिए कि मैंने जो है ये करंट पास किया इतने सेकंड के लिए, स्विच ऑन किया 5 सेकंड फिर बंद कर दिया। अगर इसे आप जो है आपने अलग अलग डिब्बे में इलेक्ट्रोलाइट्स डाल के और उसे कंप्लीट कर लिया और स्विच से लगा दिया, स्विच ऑन किया, इसमें करंट आएगी। मान लो कि 1 एम्पियर की, अरे 1 एम्पियर आएगी। आपने कहा 10 सेकंड देखेंगे, 10 सेकंड फिर ऑफ कर दिया। तो 10 सेकंड में ये देखिए कि इन पे ये रॉड है, मान लो एक एनोड है और एक कैथोड है, एनोड है कैथोड से। अगर ये एनोड है तो ये कैथोड से। तो आपको क्या होगा, ये देखिए कि जो है कितना जो है आपका चार्ज डिपॉजिट हुआ या कितना W हुआ, ये आप देख सकते हैं। तो सबसे अच्छी तरीके से है कि ये जो अगर आप चेक करेंगे तो इनमें ये देखेंगे कि सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे। फैराडे सेकंड लॉ यही है कि अगर आप चार्ज पास करते हैं या करंट पास करते हैं सेम टाइम के लिए, तो आप इनके देखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इनका जो वेट होगा
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंस के। तो डब्ल्यू वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी के। अब आप एक बार डिफिनीशन फिर से पढ़िए, अभी आपके समझ में आएगा। डिफिनीशन में एक बार फिर पढ़ता हूँ, क्या है, कह रहा है व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास। सही बात है, इसको आप जब करंट भेजेंगे तो अलग अलग जाएगी, क्या सेम क्वांटिटी जाएगी। अगर ये 1 एम्पियर है तो 1 एम्पियर इसमें जाएगी, अगर ये 1.5 एम्पियर है तो ये 1.5 एम्पियर सब में जाएगी। तो पहला लाइन ये हो गया कि व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। ये देखो अलग अलग हैं कि नहीं है, ये एक एनोड एक कैथोड, यानी अलग अलग आपने एनोड कैथोड बनाया है, तो इसमें अलग अलग पड़े होंगे। इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट को दूसरा होगा, तो इसमें कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा। मान लीजिए, मान लो इसमें आपने NaCl किया, इसमें MgCl2 डाल दीजिए, इसमें AlCl3 डाल दीजिए, तो सब में अलग अलग हो गए। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में पास किया, सेम करंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में पास किया। यहाँ तक डिफिनेशन हो गया। फिर कह रहे हैं द मास डिपॉजिटेड, यानी अगर यहाँ जो मास डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, दियर इक्विवेलेंट्स, यानी उनके इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इन पे जो मास डिपॉजिट होगी वो डायरेक्टली किसके होगी, इनके इक्विवेलेंट्स। इनका मास डिपॉजिट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके इक्विवेलेंट, यानी ये होंगे। तो एक सही तरीके से कह सकते हैं कि अगर ABC देखा जाए, इनके ग्राम इक्विवेलेंट की बात किया जाए, तो ये देखा जाएगा कि इन तीनों ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही आपको लेके चलना होगा कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होती है। ये देखो वेट होता है यानी मास, और E= क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट्स। तो इसे क्या बोलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स। W/E को हम क्या बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। W क्या होता है, W होता है वेट, जो ग्राम में लेते हैं, अमाउंट होती है। E क्या होती है, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होती है, जिसका इक्विवेलेंट वेट पढ़ना होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट लीजिए और उसके वैलेंस फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए। बैलेंस फैक्टर क्या होता है, बैलेंस फैक्टर का मतलब जो भी कैटायन एनायन लेंगे उस पर चार्ज क्या है, किसी एक का चार्ज क्या है, उसे बैलेंस फैक्टर कहते हैं। तो W क्या हो गया आपका, वेट हो जाएगा, ग्राम में लेते हैं। E क्या हो जाएगा, E आपका क्या है, इक्विवेलेंट वेट्स। और इक्विवेलेंट वेट जो होती है वो कैसे निकालते हैं, तो E बराबर क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास डिवाइड बाई क्या, वैलेंस फैक्टर्स। और वैलेंस फैक्टर क्या होता है, वैलेंस फैक्टर का मतलब होता है चार्ज, जो आपने लिया है कैटायन एनायन पे चार्ज होगी, तो किसी एक के चार्ज से डिवाइड कर देना, तो वो क्या निकल के आ जाएगा आपका, इक्विवेलेंट वेट्स। तो ये आपके इक्विवेलेंट वेट निकल आएंगे। अब मैं एक लाइन लिखाने जा रहा हूँ कि ABC ये अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं, और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल के सबके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसी को फार्मूले से मैं आपको कई सारा ट्रिक बताऊंगा, और जो इस साल पेपर आया था, क्वेश्चंस आया था, मैं उसको कराता हूँ। तो लिखिए एक लाइन्स, लिखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, यहाँ लिखिए ORR, जो भी आपको लाइन लिखाया था कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E के हैं, उसके नीचे लिखिए ORR। अब ये आपका दूसरा डेफिनेशन रहेगा, ये बना लीजिए। बहुत सिंपल है, बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। मैं जितना पढ़ा दूँ, अप्लाई करा दूँ, उतने पढ़ लीजिए बस, उससे आगे कुछ ना पढ़िए। उससे आगे पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन रहेगी। फैराडे फर्स्ट लॉ सब जानते हैं, W=ZIT, उसका यूज कहीं नहीं है। मैं जो भी यूज कराऊंगा मैं इसी से यूज कराऊंगा। चलते हैं इस पे, बना लिया इसको। अब जो भी आपने बताया कि अगर आप सेम करंट पास कर रहे हैं सेम टाइम के लिए, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट वेट्स के। अब मैं इसी के बारे में बताता हूँ कि ये ABC जो अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं, इनके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। तो लिखिएगा लाइन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, दूसरा डेफिनेशन है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिटेड ऑन डिफरेंट इलेक्ट्रोड, number of gram equivalent deposited on different electrode must be same. Number of gram equivalent on different electrode must be same. यानी अब ये आपका एक रूल बन के आएगा
कि इन सबके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम होना चाहिए। सबके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, सेम। तो सेम कर देते हैं। तो W अपान क्या होगा, WA अपान क्या होगा, E। नहीं समझ में आया? तो वेट अपान इक्विवेलेंट वेट है, तो इसे क्या बोलोगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स। W अपान E का नाम होता है ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट इसका मस्ट बी सेम इसका, तो कहेंगे WB ग्राम इक्विवेलेंट बराबर है EV के। कहेंगे ये भी बराबर होना चाहिए WC अपान EC के। यानी इसका मतलब है कि जितने इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेंगे सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होना चाहिए, मस्ट बी सेम, यानी इक्वल होना चाहिए। तो मैं इसी फंडे से आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ये आगे ऊपर वाले जो हैं, ये आपको मैंने बताया कि ऐसा इसका मतलब होता है कि जो चार्ज डिपॉजिट होगा, वो जो वेट डिपॉजिट होगा उसके इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस पे जो वेट डिपॉजिट होगा इसके इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका वेट डिपॉजिट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके इक्विवेलेंट के लिए। लेकिन मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये कराऊंगा, और नीचे मेरा एक फंडा रहेगा। अब अगर ये भी आप भूल जाइए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी आपको 1-2 मिनट के बाद आता हूँ ट्रिक्स पे, और वही ट्रिक अप्लाई कराऊंगा, उसी से क्वेश्चंस कराऊंगा। और देखते हैं, अगर मान लीजिए इन दोनों को, मतलब हम दो लोग को इक्वल करते हैं, किसी दो को लेता हूँ, A और B को लेता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, ये A है, B है, C है, D है, E है, F है, बहुत सारे जोड़ दो, क्योंकि ये सब कैसे जुड़े हैं, कैसे हैं, सीरीज क्रम में। तो सीरीज बहुत सारे जोड़ते रहो। तो हमने 3 माना है, लेकिन हम अब कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं सिर्फ 2 के लिए। तो आओ देखते हैं W = क्या होता है, ZIT। तो हम सिर्फ 2 कंपेयर करते हैं, यानी ये और इसके लिए हमें कुछ देखना चाहते हैं। तो लिखिए, तो मैं अगर ये कह दूं कि पहला A है, तो इसको हमने कह दिया W1 अपान E1 = W2 अपान E2। इसका मतलब क्या, जो हमने A माना था उसको 1 कह दिया, जिसको हम B माना था उसे 2 कह दिया। ठीक है, नहीं कह सकते क्या? अरे यार, ये AB कहा था, अब 1-1 कह रहा हूँ, 1-2 कह रहा हूँ, ये भी कुछ भी मान सकते हो आप। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो मैं फर्स्ट सेकंड मान के चलता हूँ। आओ कंपेयर करते हैं। W = क्या होती है, ZIT ये होती है। क्या क्या इसमें सेम रहेगा, जब आप इसमें पास करोगे तो क्या क्या सेम रहेगी, करंट एकदम फिक्स है, सीरीज में हमेशा करंट चाहे 1.5 एम्पियर भेजो तो सब में जाएगी, तो आई तो सेम हो गई। और टाइम भी तो फिक्स रहेगा, कितने मिनट कितने सेकंड के लिए आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो ना, क्योंकि मैंने पढ़ाया था एप्लीकेशंस में लाइन लिखाया था, इलेक्ट्रोलिसिस कब तक होगी, जब तक स्विच ऑन करेंगे, ऑफ कर देंगे तो बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब ये और गैस सेम हो गया, खत्म हो गया। तो क्या बचा, ये तो अलग अलग होंगे ना। पहले सेल के लिए W कुछ और डिपॉजिट होगा, मतलब W होगा, और इसका जो Z होगा कुछ और होगा, ये तो अलग अलग हो जाएंगे। तो हम कहेंगे ये अगर पहले का है तो क्या कहेंगे, तो W = यहाँ क्या रखेंगे, ZIT, ये तो लिखेंगे। देखो, तो ZIT अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा पहले वाले Z1IT हो जाएगी, और ये हो जाएगा E1। दूसरा वाला क्या होगा, Z2IT, ये भी सेम रहेगा, और ये E2 हो जाएगा। तो ये तो ख़त्म हो गए। तो क्या बनेगा आपका फार्मूला, Z1 अपान E1 = Z2 अपान E2। ये कह सकते हैं ना, इतना नोट कर लो। ऐसा इसको लिख सकते हैं, E1 अपान Z1, तो इसे E2 अपान Z2 कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, पलट दिया हमने, ऊपर नीचे कर दिया इसको। तो ऐसे बहुत सारे सेल होंगे, 2 बजाय 3 ले लो, तो E3 Z3, ऐसे E4 Z4 हो जाएगा, सब इक्वल हो जाएंगे। तो E अपान Z क्या हो जाएगा, तो इसका E अपान Z है, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं। अगर बहुत सारे सेल हैं तो हम ये कह सकते हैं ना, क्या कहेंगे, E अपान Z = कांस्टेंट। और इसी को E अपान Z को ही कांस्टेंट को हम बोलते हैं फैराडेज कांस्टेंट्स। तो लिखिए फैराडेज कांस्टेंट, ब्रैकेट लिख लो, इस कांस्टेंट का नाम है फैराडे कांस्टेंट्स। ये तो हो गया आपके तरीका। और
अब मैं बताऊंगा क्वेश्चंस कैसे लगाए जाते हैं। ये तो जो थ्योरी थी जो कह रही थी मैंने बता दिया, और इसको और सिंपली फॉर्म में बताता हूँ क्वेश्चंस कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो मिटाता हूँ इसको और अप्लाई करता हूँ कैसे क्वेश्चंस लगाए जाएंगे। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, अपनों में लगता है बहुत टफ है लेकिन बहुत सिंपल है। आओ देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर कहीं लिखा हो, देखो इसका यूज बहुत है, कई जगह यूज है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 2 सवाल आया था, फिर आएगा। और छोटे छोटे क्वेश्चन कोई बड़े आते नहीं। अगर आपसे कोई कहे 1 फैराडे, ऐसे लिखा हो 1F, तो ये आपको याद होना चाहिए किसके बराबर होगा? 96,500 कूलाम के बराबर होगा। एनसीईआरटी में थोड़ा समझ सकते हो, हमने पूरा कंप्लीट वर्ड लिया है और हो सकता है यहाँ पे थोड़ा कम वर्ड होती है, यानी 2 पॉइंट कम होती है। तो आप ये बोलने में अच्छा रहेगा 96500। तो कन्फ्यूज नहीं करिए। 1 फैराडे बराबर कितना हो गया? ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि आपके पास 10 रुपया है, तो उसको आप 10 पैसे में जोड़ लो, 58 54 में जोड़ लो, जितने में कहो लो। तो वो मैं एक आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि 1 फैराडे लिखा है तो इसका बराबर ये होगा। ठीक है, इतना कूलाम हो गया। या फिर आगे लिख लो बराबर करके, अगर ये होता है इतना कूलाम्स, तो लिखिए ये बराबर होगा आवागाद्रोस नंबर के कितना 6.023। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 23 के। ये कौन से हैं? आवागाद्रो नंबर। ये किसके बराबर होंगे? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। किसके बराबर होगा? 1 मोल के। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बराबर किसके हो जाएंगे? 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स के। 1 मोल के बराबर, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, और ये बराबर होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स के। 1 ग्राम इक्विवेलेंट के, 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स के। ठीक है, ये तो आपके हो गए ऊपर वाले तरीका कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट बराबर 1 फैराडे बराबर आवागाद्रो नंबर्स के बराबर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक, अब कैसे क्वेश्चंस लगाओगे? एनसीईआरटी में बड़ी दिक्कत होती है, और जो है आप क्वेश्चंस लगाओगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो बहुत दिक्कत। तो क्वेश्चंस कैसे लगाओगे ये मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। एप्लीकेशंस है, कुछ ना मिले, कुछ भी ना मिले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो एक चीज़ तो ग्राम होना चाहिए, सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो, चाहे आंसर आए चाहे ना आए, इतना जान जाओ बस, तो आंसर आएगा। जब तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि नहीं आएगा तो आएगा, अगर आपके दिमाग में पहले से डरे हुए हैं तो कभी नहीं आएगा। जैसे क्वेश्चन लगाने से पहले पढ़ो कापो तो एक को क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये कंपटीशन है बेटा, 600 तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो आपको हम एक लाइन लिखते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अभी मैं अप्लाई कराता हूँ इसको, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट नहीं कह रहे हैं, अब क्या बोल दिए? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इजकल टू, ये लिखना होगा, जहाँ तक बराबर जाए वहाँ तक बराबर करते रहना। तो वेट अपान इक्विवेलेंट क्या हो गया? ग्राम इक्विवेलेंट्स। डब्लो क्या बोलेंगे? तो ग्राम इक्विवेलेंट। तो चाहे नंबर यानी कितने ग्राम इक्विवेलेंट, या सिर्फ बोलो ग्राम इक्विवेलेंट्स। नहीं समझ पा रहे हैं? अरे आगे नंबर का मतलब क्या है यार? कितना गिनती, कितना ग्राम इक्विवेलेंट। ये डायरेक्ट बोलो ग्राम इक्विवेलेंट, कोई दिक्कत नहीं। बराबर किसके होंगे ये रहा। तो डब्ल्यू अपान ई, एक चीज़ तो आप पढ़े हैं, क्या पढ़ते हैं? NV ml अपान 1000। कहीं सुना सुना लगता होगा। जब आपको नॉर्मेलिटीज़ पढ़ाया था तो यही फार्मूला लिखा था, और उसी नॉर्मेलिटी को अब हम तोड़ तोड़ के बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू NV अपान 1000 ml में हो गया। या फिर अगर ये ना मिले तो इनको बराबर कर देना, Q अपान F क्यों। ये Q अपान F क्या है? इधर मैं लिख देता हूँ। Q बराबर क्या है? I इंटू टी। F क्या है? 96,500। ये बराबर कर देना। ये भी ना मिले तो आगे देखो,
वॉल्यूम अपान ग्राम इक्विवेलेंट लिख सकते हो, वॉल्यूम अपान ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम्स, ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम्स, वॉल्यूम अपान ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम्स। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। ये भी ना मिले तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर कर देना, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर्स, वैलेंस फैक्टर्स, ये आपके फार्मूले होंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बंदूक खरीद के लाए हैं तो चलाएं कैसे, इसको मेन चीज़ चलाना होता है। कभी कभी ऐसा होता है बंदूक तो ले आए, अब पता नहीं होता इसके आगे पीछे वाला कौन है, उल्टे मार ऐसे कर दिया, बोलो ऐसे था तो अपने मार लिया, तो बहुत सारे लोग अपने ही मार लेते हैं। तो सामान रखा होता है, उसे यूज कैसे करें सबके बस की बात नहीं होती है। बहुत सारे लोग दुनिया में पैसा कमाते हैं, मर के चले जाते हैं, यूज ही नहीं कर पाते हैं। तो सेम तरीका यही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इसको पढ़ भी लेते हैं लेकिन यूज करना बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस दिया रहेगा हमारे किताब में, उस क्वेश्चन में ये देखिए क्या क्या दिया है। जैसे मान लो उसमें लीटर उटर की बात करता है, वॉल्यूम की बात करता है, उसमें करंट वरंट की बात करता है, तो किसको बराबर कर दें, Q अपान F बराबर किसको हो जाएगा, NB अपान 1000, यही खाली उठा लेना। अगर आपसे वेट की बात करता है और करंट वरंट की बात करता है तो W अपान E लिख लेना बराबर Q अपान F कर देना। अगर आपको उसमें बात करता है, वेट की बात करता है और करंट की बात करता है तो W अपान E बराबर कर देना IT अपान 96,500। अगर उस क्वेश्चन में मोल और उसकी बात करता है और करंट की बात करता है तो ये नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर बराबर किसे कर देना, IT अपान 96,500। ये आपस में बराबर करके लिख सकते हो। क्यों मैंने कहा, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस बोला सेकंड लॉ में, आपको एक पॉइंट बोला कि जो आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं वो के उनके ग्राम इक्विवेलेंट मस्ट बी सेम, तो ग्राम इक्विवेलेंट ही तो है सब। तो उसी चीज़ को मैंने आपको ये रख दिया। आपको देखना होगा कि क्वेश्चंस में क्या दिया है और इनमें से किसको बराबर कर दें। क्वेश्चन नोट करो। हाँ, एक चीज़ लिख लो फिर क्वेश्चन नोट करो। लिखो, ये 3 चीज़ें मैं बता देता हूँ, यही यूज है। जैसे मान लीजिए हम आपको जो पढ़ा रहे हैं ये आपको 99% यही इस्तेमाल होती है, तो कुछ करने नहीं है यार, 1% पढ़ना ही नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने 95% पढ़ रहे हो, 5% नहीं पढ़ो तो बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आप 100% पढ़ने लगो तो आप मंजिल से दूर हो जाओगे, कभी सोचने नहीं कि मंजिल मिल जाएगी। या तो बहुत बड़े आप होते नहीं विद्वान हो जाओगे, डॉक्टर वॉक्टर ज़िंदगी में भूल जाओ क्या होना है, क्योंकि इस चीज़ पे तुम रिसर्च करने लगोगे और रिसर्च करोगे तो मंजिल नहीं मिलेगी। तो हम जो बता रहे हैं ये 100% कोई ट्रूथ नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं ये बोल रहा हूँ तो इस बात सबके पास जाएगी, तो ये 100% सही नहीं है। तो कितना परसेंट सही होगा, 95, 97, 98% यूज करो, 2% नहीं मैच करी मत करो। तो ये पहले से मैंने आपको बता दिया है कि ये 100% नहीं, कहीं किताब में भी इस तरह की मैच नहीं मिलेगी। तो आओ देखते हैं, ये लिख लो इक्विवेलेंट्स, ये 3 पॉइंट लिख लो। इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ H2, अगर आपसे H2 से पूछा जाए हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना होता है ऑफ H2, तो कितना हो जाएगा 11.2 लीटर्स। ये आपको याद ही करना है, ठीक है, लिख लो। अगर आपसे पूछे ऑक्सीजन कितना होगा, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन O2, तो ये होता है 5.6 लीटर। ये निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं रिसर्च नहीं करवा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, याद रखो इसको। आपसे पूछेगा इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन्स। वैलेंस वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन्स यानी X, तो कितना हो जाएगा 11.2 लीटर। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इन्हीं का यूज ही होता है, इनको निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम पाने इक्विवेलेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होगा या बैलेंस फैक्टर्स,
तो वॉल्यूम 22.4 है, बैलेंस फैक्टर हो जाएगा 2, डिवाइड करो 11.2 आएगा। ऐसे निकाल सकते हो। तो क्या करोगे एग्जाम में निकालने यार, तीन ही चीज़, यही 3 पॉइंट ही आती है। जब भी कोई क्वेश्चन होगा ये तीनों लिखे रहते हैं, उसमें से 3 का मतलब कोई एक लिखा होगा। तो क्या ज़रूरत है कि मैं टाइम टेकिंग करूं? इन तीनों को याद रखो। इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ H2 होता है 11.2 का, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 5.6 लीटर होता है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ जो है हाइड्रोजन यानी X का कितना होता है तो 11.2 लीटर होता है। ठीक है, तो हमने ये पॉइंट आपको लिखा दिया है। देखो ये आपको मैं आपको अपना एक तरीका दिया कैसे यूज करोगे, और साथ में ये आप क्वेश्चन नोट करिए। लिखो लिखो 4.5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, 4.5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। मैं इस फार्मूले को मिटा नहीं रहा हूँ, ये आपके सामने लिखा हुआ है। 4.5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, ब्रैकेट में लिख लो, मॉलिक्यूलर वेट 27 ग्राम पर मोल, ब्रैकेट बंद, इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, is deposited at cathode from Al+3 ion, from Al+3 ions in solutions by a certain quantity of electric charge, full stop. The volume of hydrogen produced at STP, from H positive ion in solutions, by same quantity of electric charge will be, तो जो क्वेश्चन में दिया है उसको नोट करते चलिए, और फिर आपके सामने ये लिखा हुआ है, सिंपल हो जाएगा। तो पहला पढ़ते हैं, कह रहा है कि 4.5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, तो किसका दिया है वेट? एल्युमिनियम का, WAL का दिया है, कितना दिया है 4.5 ग्राम ये दिया है, और एल्युमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है किसका? एल्युमिनियम का, कितना दिया है 27 ये दिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस एट STP, ये देखो, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो मैंने अभी आपको सबका लिखाया था वॉल्यूम्स, किसका? हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, ये किस पे होगा? STP पे होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ही होता है। तो किसकी बात कर रहा है? वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो देखो W और B का रिलेशंस कहाँ है? आप देखो W का रिलेशंस क्या है? यहाँ पे, और वॉल्यूम का रिलेशंस कहाँ है? यहाँ पे। तो इसको उठा लें और इसको बराबर कर दें, तो देखो W/E बराबर कितना होगा? वॉल्यूम्स V, और ये वॉल्यूम किसका होना चाहिए? इक्विवेलेंट वॉल्यूम्स, ये रहा। देख तो आंसर आ गया, कुछ करने नहीं है। देखो एक लाइन में आंसर। W कितना दिया हमारा? देखो 4.5 ग्राम। ये इक्विवेलेंट किसका होगा? एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट दिया है, तो क्या कर दें? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम कितना हो जाएगा? 27/3
तो कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम जो +3 होगा आयन में होता है वो कितना होता है 9। नहीं समझ में आया? अरे एल्युमिनियम टूटेगा तो किस में टूटेगा, Al+3 में, तो बैलेंस फैक्टर कितना हो गया 3, चाहे आपको कैटायन लेना है चाहे आयन लेना है। तो ये हो गया आपका 9 वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम अगर हमें आपको निकालना हो जो कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस, तो वॉल्यूम में तो पूछ रहा है किसका, हाइड्रोजन का, यानी ये पूछ रहा है, तो हमने V रख लिया। इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना होता है H2 का, अभी लिखा के दिया कितना है 11.2, आंसर हो गया। वेट इक्विवेलेंट वेट की बात किया था, यानी वेट ग्राम की बात किया था, यानी वेट और मॉलिक्यूलर वेट की बात किया था, मैंने इसको देख लिया, यानी मुझे पता चल गया कि ये उठाना है फार्मूला। और वॉल्यूम की बात कर रहा है तो कौन सा उठाएंगे, ये वाला उठाएंगे। तो हमने क्या कर दिया, वेट अपॉन इक्विवेलेंट्स, वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम्स, बस 5.6 हो जाएगा। किस में लेना है, क्योंकि ये लीटर में है तो आंसर किस में आएगा, लीटर में ही। तो V = हो जाएगा 5.6 लीटर। बहुत सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है। देखो हमने कुछ नहीं किया, आपको सिर्फ क्वेश्चंस जो है ऐसे रख दिया। ये क्वेश्चंस है, ये भी तुम्हारे जो है प्रीवियस के सवाल हैं, जब पहले CBSE कराती थी AIPMT के नाम से, सबके सवाल थे। ये 2014 का सवाल है, ठीक है। अभी लेटेस्ट भी दिखाते हैं, इस साल का भी दिखाते हैं कैसे लगाना है। पहले मैं इस पर अप्लाई करा, तो इसको पढ़ो। तो वेट ऑफ सिल्वर दिया है, कह रहा वेट ऑफ सिल्वर, तो सिल्वर का वेट ही पूछा है, क्योंकि ऑप्शन में जाएंगे तो ग्राम दिया है, तो यानी W कहानी है, तो W आपका पूछा है, तो W हो गया। इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है सिल्वर का, कितना दिया एटॉमिक वेट्स, एटॉमिक वेट दिया है 108, ठीक है। कह रहा है विच प्लेस्ड ये पान, यानी वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम कितना दिया है 5600 ml में दिया है। क्या है, किसकी बात कर रहा है, O2 का। तो O2 का इक्विवेलेंट जो है वॉल्यूम तो पता है सबको कितना होता है 5.6, तो 5.6 लीटर होता है। किसमें बनाना है, ml के अंदर, तो क्या कर दें 2 जीरो बढ़ा दें इसको, और ये भी लीटर में हो, ml में हो गया, आंसर हो गया। तो कौन सा फार्मूला यूज करें, वेट वाला और वॉल्यूम वाला, तो रख दीजिए वेट अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम = V अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम्स, आंसर हो गया। तो W आपका निकालना ये हो गया। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, ये 108 डिवाइड करेंगे 1 से। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया 108 और वैलेंस फैक्टर कितना हो गया 1, तो ये हो जाएगा 1। वॉल्यूम्स आपको जो है V कितना दिया है, ये पहले से दिया है 5600 है, और कितना आपका निकालते हैं 5.6 लीटर होता है। तो इसको हम किस में चेंज कर लिया, ml में, तो कितना हो गया, ये भी उसी के बराबर, तो ये कट गया। तो W = कितना आ गई 108 ग्राम हो जाएगा। तो देख लीजिए 108 ग्राम कहीं होगा, ये बहुत सिंपल है, किसी दो को आपको बराबर करना होगा। कब का था ये, 17 में भी आया था। ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर, यानी कितना इलेक्ट्रॉन डिलीवर हुआ। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज से भी तो कह सकते हैं। जैसे अगर आपने कहा 1 इलेक्ट्रॉन डिलीवर हुआ, तो 1 इलेक्ट्रॉन कितने बराबर होता है, किसके बराबर होता है 1.6 × 10⁻23 कूलम के बराबर होता है। ये सिंपल तरीका है। तो हमसे कह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, यानी आप करंट जब लगाए होंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस हुआ होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा, किस पे, कैथोड पे। कितना आपने करंट पास किया था, उसमें कितना करंट पास किया है 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर दिया है। कितने सेकंड तक पास किया था, टाइम कितना लगा था 60 सेकंड तक आपने पास, यानी 1 मिनट आपने बना लिया, करंट स्विच ऑन कर दिया और 60 सेकंड तक देखते रहे, स्विच ऑफ कर दिया। अब उसमें इलेक्ट्रोलिसिस हुआ होगा, यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा। इसका मतलब कह रहा है कैथोड पे जो इलेक्ट्रॉन डिलीवर हुआ है वो बताइए आप। और 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दिया है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन की नहीं, इसकी वैल्यू होती है 1 मिनट, कितनी होती है
सही कर लो यार, तो मैं जल्दी में बोल दिया, ये हमारे दिमाग में आवागाद्रो नंबर चल रहा था। नहीं, क्या करना है आपको, उसकी वैल्यू अलग होती है, 6 × 10⁻23 कूलाम होती है वो, ठीक है। और सही वैल्यू होती है 6.023 करके होती है। और ये आपका जो है इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात करता है, तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो मेरे दिमाग में चल रहा था वो चीज़ें थी, आवागाद्रो नंबर आ गया था। तो आवागाद्रो नंबर की जो वैल्यू होती है 6 × 10⁻23। आप देखते हैं जब हमसे चार्ज की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, तो हम देख लेते हैं कि यार इन दोनों से एक फार्मूला मेरे पास है, क्या होता है, Q = क्या होता है, I × T कि नहीं। तो इसको देख लें चार्ज, तो I वैल्यू कितना है 1 एम्पियर, और ये कितना हो गया 60। तो इसका मतलब कितना हो गया 60 कूलाम हो गया कि नहीं, ये भी तो वही हो गई। तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे अगर हम कहा जाए कि अगर हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो कितना होगा, या आप ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है तो उसका उल्टा बोल दो। क्या उल्टा बोलेंगे, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम बराबर कितना, एक इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ पा रहे, उल्टा बोल रहे हैं। उल्टा मतलब यार इसको पहले ले लिया, इसको बोल दिया। ये वैल्यू कितना है, यहाँ कितना लिखा है, एक नहीं लिखा है क्या, और इसको ना लिखें तब भी एक लिखा है। तो क्या कहेंगे, ये लिखा एक इलेक्ट्रॉन बराबर इतना कूलाम, तो हम ऐसे बोल रहे हैं कि इतना कूलाम बराबर एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें नंबर निकालना है, गिनती तो मैं गिनती निकालने आ रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की। तो हम कहेंगे चलो ठीक है, तो 60 कूलाम बराबर कितना होगा, ये एक कूलाम की है तो कहेंगे 60 कूलाम बराबर कितना होगा, तो 1/1.6 × 10⁻⁹ × 60, ये सॉल्व कर लो, आपका पता चल जाएगा। छोटा सा सवाल था, है? हाँ लगा सकते हैं। तो कितना हो गया, ये ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया 10⁻19, और ये हो जाएगा कितना 60 / 1.6। और Q = NE भी लगा सकते हो, उससे भी निकाल सकते हो। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप जो उन्होंने बोला है Q = NE, तो इससे लगा लीजिए, या और आपके आसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये IT हो गया, आपको N निकालना है तो N बराबर क्या लिख लेंगे, IT/E, इससे भी कह सकते हैं। N बराबर हो जाएगा Q = IT, तो Q/E, तो N बराबर हो जाएगा IT/E, इससे रख दीजिए, चाहे इससे कर लो चाहे उससे कर लो। तो ये आपके जो है नीट 2016 का सवाल था, सेकंड फेज में आया था। ये रहा, काटो कितना आएगा, अगर इसको हटाते हैं यहाँ कर देते हैं तो 4 × 16, 4 × 4 और 2 कितना आएगा 6, 4 × 5 = 20, ये हो गया। और इसको अगर यहाँ भेज देंगे तो 20 हो जाएगा, 10⁻20 हो जाएगी, तो ये बचेगा है ना, तो 2 दूनी 4, ये 2 से और काट देंगे, 2 × 6, 2 × 7 = 14, 2 3.75 10⁻20, ये थर्ड वाला 3.75 10⁻20, ठीक है। तो ये सिंपल सा सवाल है, आप लगा सकते हैं इसको। देखो अक्सर ये ऐसे दिया रहेगा, इस साल 2020 का सवाल भी आया था, इसी से आया था। जैसे Na पॉजिटिव से Na में गया है, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शंस। तो रिडक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना, 1 फैराडे दे दिया। ध्यान देना, तो इसे क्या दे दिया, और 1 फैराडे, तो कितना बन गया, सोडियम पूरा, और सोडियम के आगे कितना लिखा हुआ है, 1, तो यानी 1 मोल लिखा है। तो क्या कहेंगे कि सोडियम का कितना है, 1 मोल, कहेंगे 1 मोल ऑफ Na। तो 1 मोल ऑफ Na बन गया, तो ये कितना बराबर होगा, 23 ग्राम पर मोल के बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत समझने वाली चीज़ है। क्या कहेंगे, अक्सर या तो रिडक्शन या तो ऑक्सीडेशन। तो अगर सोडियम रिड्यूस हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, या फिर कितना दे दो उसको, 1 फैराडे दे दो, या कितना दे दो उसको,
या कितने बराबर हो जाएगी? तो कहेंगे सोडियम को 1 फैराडे अगर लगाने पे, यूज करने पे सोडियम 1 मोल बनता है या फिर 23 ग्राम होती है। तो अपनी भाषा में क्या बोलोगे? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 1 फैराडे, बराबर कहेंगे 1 मोल ऑफ सोडियम के, या बराबर कहेंगे 23 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम। ये रहा। हमने यहाँ क्या कह दिया कि इसको कितना देना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब कितना फैराडे यूज करना पड़ेगा? 2 फैराडे। तो बराबर कितना बन जाएगा? 1 मोल। किसका 1 मोल? मैग्नीशियम का। तो कहेंगे 1 मोल ऑफ Mg बराबर कितना हो जाएगा? कितना होता है मैग्नीशियम का? ठीक है, मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट 24, तो किसके बराबर हो जाएगा? 24 ग्राम पर मोल के। अरे ये बात तो सुना होगा ना, रटा होगा कि 1 मोल बराबर उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है, ये तो सुने होंगे। तो यही तो लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ सोडियम, इसके आगे 1 नंबर लिखा है, इसके आगे 1 नंबर लिखा है, 1 मोल लिखा है। ये रहा। क्या कहोगे कि इसे कितना इलेक्ट्रॉन दे दें? 3 इलेक्ट्रॉन। अगर इसे 3 इलेक्ट्रॉन दे दें, इसका मतलब कितना फैराडे देना पड़ेगा? 3 फैराडे। तो फिर कितना बन जाएगा? 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम। और 1 मोल अगर एल्युमिनियम बनती है तो कितने बराबर होती है? 27 ग्राम पर मोल ऑफ एल्युमिनियम की बन जाती है। अगर ये बात आपके समझ में आ गया है तो आपका इस साल का सवाल, नीट 2020 का सवाल, छोटा सा सवाल था। अगर इस चीज़ को आपके समझ में आ गया है तो नोट कर लीजिए और एक क्वेश्चन नोट करिए। इसी बार नीट का सवाल था, कैल्शियम क्लोराइड करके सवाल आया था। ये नोट कर लीजिए। कह रहा है कि ये आपका सवाल कहाँ से था? ये एनसीईआरटी का पीछे एक्सरसाइज है, वही सवाल हमें तो बता देता हूँ आपको। लिखिए द नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम of calcium from molten CaCl2। एटॉमिक मास दिया है, यानी एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40 ग्राम पर मोल इज। फर्स्ट है 1, 2, थर्ड ऑप्शन में है 3 और डी में, और फोर्थ ऑप्शन में है 4। ये आप इसको देखना चाहे तो एक्सरसाइज खोल लीजिए, पीछे एनसीईआरटी का, उसमें क्वेश्चन है, वही सवाल दिया है। तो ऐसा नहीं है, ये आपके सब एनसीईआरटी से ही आते हैं। और कहाँ से हैं? ये एनसीईआरटी का पीछे एक्सरसाइज खोलिए, और एक्सरसाइज जब खोलेंगे तो क्वेश्चन नंबर ये दिया है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज पास, जो है यहाँ से पूछा क्या है? नंबर ऑफ फैराडे। तो नंबर ऑफ फैराडे, हाउ चार्ज रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रिक, इतना दिया है। कह रहा हाउ इलेक्ट्रिक टर्म इन फैराडे है। क्वेश्चन नंबर 3.3 में देखो क्या दिया है। कह रहा 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, यहाँ पे 20 ग्राम दिया, इसमें कितना ग्राम दिया है? ये भी 20 ग्राम दिया है। तो यहाँ लिख लीजिए कि एनसीईआरटी का जो है ये क्वेश्चन जो है नीट 2020 का है, 20 का है। और आपका एनसीईआरटी का जो प्रॉब्लम है वो है ये 3.13 का जो है पहला ऑप्शन है। 3.13 एक्सरसाइज का, पीछे एक्सरसाइज दिया उसका। ठीक है, मिल गया? ये रहा। तो करना क्या होगा आपको? करना नंबर ऑफ फैराडे निकालना है, मतलब ये निकालना है। तो क्या करेंगे? मॉल्टन में है, आपको दिख रहा है कैसे फॉर्म में होना चाहिए। अगर मॉल्टन हो, फ्यूज्ड हो, इक्वस हो, तभी तो टूटेगी वो। तोड़ दीजिए इसको। तो ये CaCl2 को हमने तोड़ दिया, मॉल्टन स्टेट में है, टूट जाएगी। तो इससे क्या बनेगा? Ca पॉजिटिव और Cl निगेटिव, ये बन गया। हमें इसे लेना है। तो इसका मतलब क्या करना होगा? देखो Ca+2 तो कितना फैराडे लगा दें? 2 फैराडे, 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो कितना बनेगा? कैल्शियम के बराबर। और कितना कैल्शियम के बराबर होगा?
1 मोल कैल्शियम के बराबर कितना ग्राम होना चाहिए? 40 ग्राम के होना चाहिए, 40 ग्राम होना चाहिए। तो ये तो हमारा 20 ग्राम दिया है, तो यहाँ कितना फैराड लगाना पड़ेगा? 1 फैराड यानी 1 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं समझ में आ रहे हैं? ये पूरा किसके बराबर होता है? अरे जितने मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ तो 20 ग्राम दे रहा है, यानी आधा ही दे रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि नहीं 20 ग्राम में दिया है, तो इसका मतलब यहाँ कितना इस्तेमाल करें? 1 फैराडे। तो कहेंगे आपको 1 फैराडे अगर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे 2 फैराडे इस्तेमाल करेंगे तो 40 ग्राम। 1 फैराडे तो कितना? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम तो दिया था। तो आप कहेंगे नहीं, हमें 20 ग्राम निकालना है, तो कैल्शियम +2 से 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी 1 फैराडे देंगे, तो कैल्शियम तो बनेगी, लेकिन पूरा बनेगी क्या? नहीं। अभी कितना है? 1 पॉजिटिव में है, यानी 1 मोल नहीं बनी है। यानी कितना बनी है? हाफ मोल्स। यहाँ कितना मोल होगा? हाफ मोल्स। तो अगर कहेंगे 1 मोल बराबर जो है 40 ग्राम के बराबर होती थी, तो आधा मोल बराबर कितना? यानी 20। तो ये 20 ग्राम दिया था, तो आपका कितना फैराडे यूज करना पड़ेगा? 1 फैराडे। तो आंसर हो जाएगा 1 फैराडे। तो जो है अब जो है आपको जो है नेक्स्ट जो है इसके आगे बताया जाएगा। और अभी फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सवाल आते हैं, तो आपको इसको जो है यूज करना होगा।